हेलो दोस्तों। मेरा नाम प्रिया है। मेरे चेहरे से मुस्कुराहट ही गायब नहीं हो रही थी। मैं दुल्हन बनी बेहद हसीन लग रही थी। मेरी शादी मेरी माँ की सहेली के बेटे से हो रही थी। मेरी माँ की सहेली मुंबई में रहती थी और मेरा बचपन से ही रोहन से रिश्ता तय हो चुका था। पहले पहले तो हम लोग मुंबई महीने 2 महीना की छुट्टियों में जाते थे। सुनीता आंटी वैसे तो हम सब बहन भाइयों से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन मुझ पर तो सुनीता आंटी जान छिड़कती थीं। बचपन से मैं यही सुनती आ रही थी कि मैं रोहन की मंगेतर हूं, इसलिए उम्र के साथ साथ मेरी रोहन से मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। काफी सालों से मैं मुंबई नहीं गई थी। वजह शायद मेरी नेचुरल शर्म थी। फिर कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी और पढ़ाई के सिलसिले से मुझे कम ही फुर्सत मिलती थी। हाँ, मेरी मम्मी अलबत्ता 1 साल बाद चक्कर लगा लेती थीं, लेकिन कुछ दिन बाद ही वापस भी लौट आई थी। रोहन की बहुत तारीफ करती थी। कहती, अपने दोनों भाइयों से ज्यादा खूबसूरत और खामोश तबीयत का लड़का है। बहुत ही सुलझा हुआ है उसकी तारीफें। सुन सुनकर मेरे दिल में उसकी मोहब्बत भर चुकी थी। इस बार सुनीता आंटी ने फोन किया तो कहने लगी, मेरी अमानत अब मुझे दे दो प्रिया। मेरे रोहन की अमानत है। मेरी माँ को भला इस बात पर क्या एतराज होना था। मैं घर में सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटा भाई था जो पापा की दुकान संभाल रहा था। पापा के साथ काम करता था। मुझसे छोटी 2 बहनें थीं जो स्कूल में पढ़ती थीं। हमारा संबंध गरीब घराने से था। मेरी मम्मी ने जोड़ तोड़ करके मेरा दहेज बनाया था। शादी की बात सुनकर पापा कुछ घबराए थे। कहने लगे, कुछ ही महीने में शादी रख तो दी है। मैं सोच रहा हूं इस महंगाई में बेटी को विदा करना एक बाप के लिए बहुत बड़ी आजमाइश बन चुका है। तुम जानती हो कि खाते पीते घर की है। उन लोगों का मेलजोल भी ज्यादा है। दोनों बड़े बेटे तो इस इंतजार में है कि रोहन की शादी हो तो वह अलग हो जाए। जाहिर है दहेज में हर चीज देनी पड़ेगी। मेरी मम्मी कहने लगी, आप क्यों फिक्र करते हैं? मेरा जितना भी जेवर पड़ा है उसे बेचकर आप सारे पैसे पसे सुनीता को ही भिजवा दीजिएगा। वहां से रोहन अपनी मर्जी का फर्नीचर ले लेगा। आखिर बच्चों ने ही इस्तेमाल करना है। यहां से मुंबई जाने में फर्नीचर रास्ते में ही आधा टूट जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। और भी मैंने कुछ बना रखा है। आप चिंता मत करो, जी सब हो जाएगा। मेरी मम्मी ने हमेशा मेरे पापा का साथ दिया था। अब मैं यह सोच रही थी, क्या ही अच्छा होता कि रोहन दहेज लेने से ही मना कर देता। खैर, शादी का दिन आ पहुंचा। मैं बेहद खुश थी। मेरी बारात मुंबई से जहाज में आई थी। सिर्फ रोहन था। मेरी सास और उनके दोनों बेटे और बहुएं थीं। रोहन के पापा का वैसे भी देहांत हो चुका था। बाकी रिश्तेदार वहीं मुंबई में इकट्ठे हुए थे। शादी के 2 घंटे बाद ही हमारी वापसी की फ्लाइट भी थी। मम्मी ने बहुत कहा कि एक दिन यहीं गुजार लो, लेकिन कहने लगी, नहीं, वहां भी हमने प्रिया के लिए बहुत शानदार स्वागत करना है। खैर 2 घंटे बाद ही मैं दुल्हन बनी प्लेन का सफर कर रही थी। ये सफर मैंने अपनी जेठानियों के साथ किया था, जो मुझे हंसी मजाक कर रही थीं। समय का पता ही नहीं चला। मुंबई पहुंचकर मुझसे छोटी मोटी रस्मों के बाद रोहन के कमरे में बिठा दिया गया। कमरा काफी बड़ा था। मेरा फर्नीचर भी काफी खूबसूरत लिया था। कमरा फूलों से महक रहा था। रोहन कमरे में दाखिल हुआ तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। अब तक मम्मी से मैंने रोहन की इतनी तारीफें सुनी थीं कि मुझे लगता था वह एक खूबसूरत हैंडसम लड़का होगा। देखने में हजारों में एक होगा। मुझे अपनी किस्मत पर जितना भी गर्व होता है उतना कम था। रोहन कमरे में आया और मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने फौरन नजरें झुका ली थीं। 10 मिनट तक मुंह से कुछ नहीं कहा था। ना मेरी तारीफ में, न मेरी मोहब्बत में। न जाने क्यों मुझे यह महसूस हुआ जैसे वह लंबी लंबी सांस भर रहा है। मैंने धीरे से नजर उठाकर देखा तो उसकी आंखें न जाने किस बात से लाल हो रही थीं। बहुत ही बदहवास लग रहा था। कमरे में ऐसी चल रहा था, फिर भी उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसकी यह हालत क्यों हो रही है। मैंने कहा, रोहन, आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरे कहने पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, करने लगा, मोहब्बत करती हो मुझसे? रोहन के सवाल पर मैं एकदम शर्मा गई थी। मैंने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। मैंने कहा, हाँ, मोहब्बत करती हूं आपसे। तभी तो आज आपकी पत्नी बनी, आपके सामने बैठी हूं। मेरा ये कहना था। उसने मेरा हाथ जोर से दबोच दिया। उसने मेरा हाथ इतनी जोर से दबाया कि मैं चिल्ला उठी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी, आखिर वह क्या कर रहा है। मैंने कहा, मुझे दर्द हो रहा है। रोहन, मेरा हाथ छोड़ो।
कहने लगा। मुझे भी बहुत हुआ था, बहुत तकलीफ हुई थी। मुझे लग रहा था जैसे वह आदमी अपने होशो हवास में ना हो। कहने लगा, मोहब्बत का दूसरा नाम दर्द है, तकलीफ है, परेशानी है तुम्हें। मेरी मोहब्बत चाहिए तो दर्द तो सहना पड़ेगा, मेरे जुनून को अपने बदन पर बर्दाश्त करना पड़ेगा। मोहब्बत तो यही होती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी शादी की रात ऐसे भी गुजरेगी। ऐसी कौन सी तकलीफ नहीं थी जो उसने मुझे उस रात नहीं दी थी। हर तकलीफ को वह मोहब्बत का नाम दे रहा था। उसने मेरे हाथ में पहने कांच की चूड़ियों को दबोच कर तोड़ा था। कई चूड़ियां मेरी कलाई में घुस गई थीं। शादी के नाम पर मैंने वह रात बड़ी ही तकलीफ में गुजारी थी। उसने मेरे बाजू पर जलता हुआ सिगरेट लगाया था। जब मैं चिल्लाने लगती तो मेरे मुंह पर हाथ रख देता। कहने लगता, तुम्हारी आवाज ना जाए, बाहर किसी को यह नहीं पता चलना चाहिए, हमारे बीच मोहब्बत हो रही है, पति पत्नी का पर्दा होता है। मेरी मोहब्बतों को सहने की आदत डाल लो, क्योंकि मेरी मोहब्बत तो ऐसी ही होती है। जो मतलब रोहन ने मुझे मोहब्बत का समझाया था और बताया था, मुझे मोहब्बत शब्द से नफरत हो चुकी थी। सुबह तक मैं अपनी उजड़ी हुई हालत पर रोती रही और वह आराम से बेखबर सो रहा था। पूरे बेड पर मेरी चूड़ियां बिखरी पड़ी थीं। मेरी जिंदगी की तरह शादी की रात हर लड़की के लिए यादगार होती है और पति पत्नी मिलकर इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं ताकि यह पूरी जिंदगी याद रह सके। लेकिन मैंने इतनी तकलीफ सही थी कि चाहकर भी मैं अपनी सिसकियां रोक नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैं अपनी बिखरी हालात के साथ कमरे का दरवाजा नहीं खोल सकती थी, क्योंकि मेरे कपड़े तक उस आदमी ने बेदर्दी से फाड़ डाला था। वह इंसान नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था कोई भूखा भेड़िया है। उसने तो मुझे कपड़े बदलने तक का मौका नहीं दिया था। मैं जैसी बैठी थी, मुझ पर वैसे ही टूट पड़ा था और अपना जुनून उसने मेरे बदन पर निकाला था। मैंने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई। जब नहाकर वापस आई तो कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेरी सास और मेरी जेठानियां सब मेरा ही इंतजार में थीं, क्योंकि रोहन तो दरवाजा खोलकर दोबारा सो चुका था। मेरे चेहरे पर नाखूनों की खरोंचे देखकर तीनों की रंगत सफेद हुई थी। मेरी सांस मेरे पास आई, कहने लगी, ये सब क्या है? मैंने कहा, मोहब्बत, आपके बेटे ने रात भर यही मोहब्बत की है मुझसे। यह कहकर मैं रोने लगी। सास ने इस वक्त मुझे अपने साथ लगा लिया। फिर मेरी दूसरी जेठानी से कहने लगी, तुमने रोहन को दवाई समय पर नहीं दी थी क्या? यह सुनकर मुझे हैरत हुई थी, किस चीज की दवाई? वह कहने लगी, मम्मी जी, मैंने तो दवाई दे दी थी, रोहन के हाथ पर रखी थी। कहाँ भी था कि मेरे सामने खाओ, लेकिन आपको पता है ना उसे कितनी जल्दी होती है। कहने लगा, आप जाएं यहां से, मैं खा लूंगा। सास कहने लगी, तुम्हें कितनी बार कहा है, चुपचाप खड़ी रहा करो, जब तक वह दवाई ना खा ले तुम कमरे से बाहर मत आया करो। वह कहने लगी, बहुत संभाल लिया हमने रोहन को और उसकी जिम्मेदारियां को। अब आ गई है ना उसकी पत्नी, ये सब आप इसी की जिम्मेदारी लगा दें। मेरी सास मुझे अपने कमरे में ले गई, मुझे नाश्ता भी करवा दिया। कहने लगी, रोहन को थोड़ा सा दिमागी प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, दिमागी प्रॉब्लम? आपने पहले क्यों नहीं बताया हमें? मेरी इस बात पर वह मुझे गुस्से से देखने लगी। कहने लगी, इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा कि पहले नहीं बताया? अरे मेरा बेटा कोई पागल थोड़ी है, बस थोड़ा सा दिमागी डिप्रेशन का शिकार हो गया है। गुस्से का थोड़ा तेज है, अपने मिजाज के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं करता, और उसमें कोई बुराई नहीं है। डॉक्टर ने कहा था शादी कर दो तो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि मैंने तो रात को उससे कुछ भी नहीं कहा था। जो उसे बुरी लगती है उसकी मिजाज के खिलाफ होती, फिर भी उसने मेरा यह हाल किया है। मैं उसके सामने जाऊंगी ही नहीं, मुझे यहां रहना ही नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरी सांस घबराई थी। कहने लगी, अरे नहीं, रात उसने ठीक से दवाई नहीं खाई थी। अगर दवाई खाई होती तो तुम्हारे साथ ऐसा। मैंने कहा, कुछ भी है, अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम थी तो आपको पहले इलाज करवाना चाहिए था। वह कहने लगी, फिर वही बात। अरे बाबा, कह तो रही हूं कि उसकी बीमारी का हल शादी था, इसलिए मैंने कर दी। तुम्हारी मोहब्बत पाएगा तो ठीक हो जाएगा, और मेरा बेटा कोई पागल थोड़ी है। मैंने कहा, आपको बताऊं आपका बेटा क्या है? मैंने कंधे से अपना कुर्ता हटाया। मेरे बाजू पर सिगरेट का जख्म देखकर मेरी सांस बुरी तरह चौंकी थी और फिर नजर चुरा गई। मैंने कहा, ये उसकी मोहब्बत है, कहता है मेरी मोहब्बत ऐसी ही है। मैंने ऐसी ही मोहब्बत सही है।
पूरी रात मेरी सास नजरें चुरा गई। कहने लगी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, बस तुम सब्र से काम लो। फिर कहने लगी, देखो ना, तुम्हारे बाप ने कितनी मुश्किल से तुम्हारी शादी की लाखों का दहेज बनाया है। पूरी बिरादरी में तुम्हारा बाप तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा अगर तुमने जरा सी बात पर तलाक ले ली और यहां से चली गई। सोचो कितनी बदनामी होगी। तुम्हारे बाद तुम्हारी 2 बहनें और भी बैठी हुई हैं, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा सब्र कर लो तो डॉक्टर ने कहा है कि रोहन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे उसका इलाज ही शादी था, तो शादी के बाद वह ठीक हो ही जाएगा। मैं चुप हो गई थी। शादी तो मेरे बाप ने वाकई कर्ज उठाकर की थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हर चीज एक से बढ़कर एक दी थी। मेरे बाप की तो कमर ही झुक गई थी एक मेरी शादी करने में। मैंने सोचा सास की बात इतनी भी गलत नहीं है, मुझे थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। उसके बाद रोहन ने मुझे छुआ तक नहीं था, क्योंकि खुद भी मैं बहुत घबराई हुई थी। उसके मुंह से निकला हुआ एक भी शब्द मेरे लिए किसी हुक्म की तरह होता था। वह कहता कि दिन को रात कह दो, तो मैं रात कह देती, क्योंकि मेरी सास के अनुसार यही उसका इलाज था। कहने लगा, मेरे लिए नाश्ता बनाओ और मेरे खाने में मिर्ची मत डालना। मैं फौरन से किचन में आ गई। नाश्ता बनाकर जब मैं कमरे में गई तो वह सो चुका था। मैंने उसका नाश्ता ढक दिया और बाहर किचन में आ गई। उसके लिए खाना बनाने लगी, क्योंकि मेरी सास ने बताया था कि उसके खाने में मिर्ची नहीं डालनी। मैंने उसके लिए फीका खाना बनाया। अभी उसका खाना बनाकर फ्री हुई थी कि कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैं फौरन से कमरे में गई तो मेरी सास वहां पहले से मौजूद थी। रोहन का रहा था कि प्रिया से बोले कि आज के बाद मेरा नाश्ता ना बनाए। मैंने कहा भी था मुझे सादा नाश्ता बनाकर दे, और उसने इसमें मिर्ची डाल दी। मैंने कहा, मैं क्यों मिर्ची डालूंगी? कहने लगा, इसलिए ताकि मैं कभी भी ठीक ना हो सकूं मां। ये मेरी दुश्मन है, मुझसे दुश्मनी निकाल रही है। मैं हैरानों परेशान से खड़ी थी। मेरी सांस मुझे घूरने लगी। कहने लगी, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारा इतना साथ दे रही हूं, और एक तुम हो कि मेरे बेटे की ही दुश्मन बन बैठी हो। मैंने कहा, मम्मी जी आप ये खाकर देखें, मैंने इसमें मिर्ची नहीं डाली है। वह कहने लगा, हाँ देखो खाकर कितनी मिर्ची है। उसमें जब वह टॉस मेरी सास ने खाया तो गुस्सा करने लगी, बोली, इसमें तो मिर्ची डाली है, ये देखो ऊपर से ये नजर भी आ रही है। क्या चाहती हो तुम? मेरे बेटे को मारना चाहती हो? मैं बेहद परेशान थी। मैंने कहा, नहीं, मैंने ये नहीं डाली। वह कहने लगा, फिर किसने डाली? तुम ही मेरा नाश्ता बनाकर यहां रख कर गई हो। मेरी सास ने मुझे बहुत डांटा था। रोहन मेरे हर काम में नुक्स निकलने लगा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया नाश्ते में मिर्ची कैसे गई थी, क्योंकि मैं तो मिर्ची डाली ही नहीं थी। लेकिन मुझे जल्दी ही पता चल गया था, वह मिर्ची रोहन ने ही डाली थी। मैं कपड़े निकालती, कपड़े इस्त्री करती तो पूरे कपड़े दोबारा जमीन पर फेंक देता, कहता, दोबारा से इस्त्री करो, अच्छे इस्त्री नहीं किए हैं। तुम्हें कब अक्ल आएगी? क्यों तुम मेरी जिंदगी नर्क बनाने के लिए आ गई हो? निकल जाओ मेरे घर से। मैं 1 महीने में ही सुख कर कांटा हो गई थी, क्योंकि रोहन जो कुछ मेरे साथ करता मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। रात को किसी जंगली जानवर की तरह मेरे साथ पेश आता था, और दिन के समय मेरे किए हुए काम बिगड़ता रहता। कभी कहता, तुम कपड़े ठीक से नहीं धोती हो, कभी मेरे खाने में मिर्ची डाल देता, और कहता, तुमने डाली है, तुम मुझसे दुश्मनी निकाल रही हो। मेरा जी चाहता कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैं यह दर्द सह नहीं पा रही थी। अपने माँ बाप का सोचकर रोती रहती कि अभी तक तो उनके सर से कर्जा भी नहीं उतरा था। मेरी माँ का भी फोन आया था, कहने लगी, जी तो चाहता है कुछ दिन के लिए तुम्हें अपने पास बुला लूं, लेकिन मुंबई आने जाने का खर्चा ही बहुत। ससुराल में तुम्हारे पहली बार आएंगे तो इस तरह खाली हाथ आ भी नहीं सकते। इतना खर्च का सोचकर हम चुप हो जाते हैं। खैर, मैं अपने माँ बाप को रोहन के बारे में नहीं बता पाती थी, और अपने आप को रोहन के रवैये के लिए तैयार कर लेती। लेकिन इंसान इतना ही सह सकता है जितनी उसमें बर्दाश्त होती है। उस दिन मैं उठी तो मेरा सर चकरा रहा था। रोहन कह रहा था, मेरे कपड़े इस्त्री करके दो। काम पर कहीं नहीं जाता था, ना कुछ करता था। मेरे दोनों जेठ ही घर का सारा खर्चा उठा रहे थे, उसकी दवाइयां भी वहीं लाते थे। मैं चकराते सर के साथ उसके कपड़े इस्त्री करते हुए न जाने कब वहीं बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। एक लेडी डॉक्टर मेरी सास से कहने लगी कि इसके खाने पीने का ख्याल रखें, यह बहुत कमजोर है। इस तरह अगर इसकी हालत खराब रही तो उसकी प्रेगनेंसी को नुकसान हो सकता है।
मैं उम्मीद से हो चुकी थी। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था, मुझे इस बात पर खुश होना चाहिए या फिर सर पकड़कर रोना चाहिए। हाँ, मेरी सास बहुत खुश रहने लगी। कहती अपना बच्चा होगा तो देखना, रोहन जल्द ही ठीक हो जाएगा। कुछ दिन तक मेरी सास ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे अपने पास सुलाती रही। जानती थी अगर बेटे के पास होगी तो वह मुझे छोड़ेगा नहीं और इस तरह से मेरी प्रेगनेंसी को नुकसान हो सकता है। लेकिन एक ही हफ्ता गुजरा था कि रोहन का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया था। कहने लगा, प्रिया मेरे कमरे में क्यों नहीं आती है? तुम मेरी पत्नी हो ना, तो मेरे पास सोया करो। मैंने कहा, आप अपनी माँ से बात करें। मैं रात के बर्तन धो रही थी जब वह किचन में आ गया। कहने लगा, क्या नाटक है, शराफत से कमरे में चलो। मैंने कहा, बात सुनो, मैं उम्मीद से हूं, डॉक्टर ने सावधानी बताई है। कहने लगा, तो मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगा? उसने नल बंद किया, मुझे बाजू से पकड़कर कमरे में ले जाने लगा। तभी मेरी सांस आ गई। कहने लगी, छोड़ो उसका हाथ, यह अभी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। कहने लगा, क्यों नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी? शोर की आवाज सुनकर मेरे जेठ और मेरी जेठानियां भी कमरे से बाहर आ गए। तमाशा सा लग गया था। मेरी सास कहने लगी, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? तुम इसके साथ जो कुछ करोगे तुम्हारा बच्चा मर जाएगा। कहने लगा, मरने दे, मेरा बच्चा है, लेकिन आज नहीं छोड़ूंगा। अगर आपने इसे अपने कमरे में ले जाने से रोकने की कोशिश की तो यही कपड़े फाड़ दूंगा इसके। उस आदमी में तो जरा भी शर्म नहीं थी। मैं तो सबके सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं रही थी। मेरी सास ने जब रोकना चाहा तो उसने सबके सामने मेरा दुपट्टा उतार कर फेंका था। इससे पहले कि वह कोई और गलत हरकत करता, मैं उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, चलो कमरे में तुम जो चाहते हो कर लो, पर यहां पर तमाशा मत बनाओ सबके सामने, मेरी इज्जत खराब मत करो। कहने लगा, आ गई ना अपनी औकात पर। जब मैं कह रहा था तो समझ नहीं आ रही थी। वह मुझे अपने साथ कमरे में ले गया। उस रात मेरी चीखें शायद सबने सुनी होगी और सुबह तक मेरा बच्चा मर चुका था। अब मैं फूट फूट कर रो रही थी कि काश मैं भी उसके साथ मर जाती। अभी मेरे इस घर में 4 महीने भी नहीं गुजरे थे कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। मेरी सफेद रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। जब दूसरी बार मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरी सास ने मुझे मेरे मायके भेज दिया। मेरी हालत देखकर तो मेरा बाप और मेरी माँ भी सदमे में रह गए थे। कहने लगे थे, तुम्हें हुआ क्या है? तुम तो पहचान में भी नहीं आ रही हो, इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? मैंने कहा, शायद उम्मीद से हूं, इसलिए कमजोरी हो गई है। मेरा भाई मुझे रोज फल लाकर देता। मेरे पापा ने खासकर मेरे लिए रोज जूस वाले से कह दिया था कि मेरी बेटी के लिए रोज ताज़ा जूस देकर देकर जाना। मेरे पापा मेरी माँ से कहते, मेरी बेटी का ख्याल रखो, देखो उसकी क्या हालत कर दी है उन लोगों ने। मेरी माँ मुझसे पूछती कि आखिर तुम्हें परेशानी क्या है, क्या तुम उन लोगों में खुश नहीं हो, और रोहन का व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा है? मैं कहती, सब कुछ ठीक है। जानती थी मेरे माँ बाप शायद असल बात बर्दाश्त ना कर सके। मुझे यहाँ आए हुए 3 महीने हो चुके थे। एक दिन रोहन का फोन आया। कहने लगा, वापस मुंबई आ जाओ, वरना मैं वहीं आ जाऊंगा और तुम्हारा तमाशा बनाकर रख दूंगा। तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। मैं फोन करके अपनी सास को सब कुछ बता दिया तो कहने लगी, उसने तो हमारा भी जीना हराम कर रखा है। ऐसा करो, वापस आ जाओ और वहां पर किसी को कुछ भी मत बताना। मैं वापस चली गई। उस वक्त उसने मुझसे वादा किया कि मेरे साथ कोई भी बुरा सलूक नहीं करेगा। मैं तो उसके बदले व्यवहार पर हैरान थी। कहने लगा, अरे मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूं, प्लीज वादा करो, मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मैं अपने बच्चे का भी बहुत ध्यान रखूंगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैंने कहा, ठीक है, नहीं जाऊंगी। बल्कि मुझे खुशी हो रही थी कि रोहन बदल गया था। उस रात उसने मुझसे कोई भी बदतमीजी नहीं की थी। बस मेरा सर सहलाता रहा, मेरे हाथ चूमता रहा, यही कहता रहा, मुझे छोड़कर मत जाना। 1 महीने तक उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा था। फिर जब यह पता चला कि मैं एक बेटे को जन्म देने वाली हूं तो बहुत खुश था। कहने लगा, मेरे घर बेटा आने वाला है, मैं तो बहुत खुश हूं, मैं एक बेटे का बाप बनूंगा। ये कहते कहते उसने मुझे अपने गोद में उठा लिया। कहने लगा, मैं बहुत खुश हूं, मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। मैंने कहा, मुझे डर लग रहा है, मुझे नीचे उतारे। कहने लगा, तुम नहीं जानती, तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है, मेरे घर बेटा पैदा होने वाला है। लेकिन तभी उसके चेहरे की हाव भाव अचानक ही बदले थे। उसकी सांस वैसे ही फूलने लगा।
उसने मुझे जल्दी से नीचे उतार दिया। कहने लगा, नहीं, मेरे घर बेटा नहीं हो सकता। मैं तो हैरान रह गई थी। अभी तो वह खुश था, और अभी क्या हुआ? एकदम बदहवासी का शिकार होने लगा। कहने लगा, मेरा बेटा होगा तो उसके साथ भी वही कुछ होगा जो मेरे साथ हुआ था। फिर वह भी मेरे जैसा हो जाएगा। मेरा बेटा है तो मेरे जैसा ही होगा ना। यह कहकर वह मेरे पास आया। कहने लगा, ऐसा करो, इस बच्चे को मार दो। यह सुनकर मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैंने कहा, रोहन, कैसी बातें कर रहे हैं आप? लेकिन वह चिल्लाते हुए कहने लगा, जो कह रहा हूं वह करो। ये कहने के बाद उसने मुझे बेड पर धक्का दिया था। उसने अपना हाथ मेरे पेट पर रखा। इससे पहले वह कुछ और करता, मैं अपनी सास को बुलाना शुरू कर दिया। मेरी चीख पुकार पर मेरी सास और मेरी दोनों जेठानियां कमरे में आ गईं और रोहन को फौरन मुझसे पीछे हटाया था। मेरी सास कहने लगी, प्रिया, मेरे कमरे में जाओ। लेकिन वह यही कहता जा रहा था, मुझे बेटा नहीं हो सकता। मुझे बेटा होगा तो उसके साथ भी वही कुछ होगा जो मेरे साथ हुआ था। इसका मतलब था कि उसके साथ कुछ तो हुआ था। वह यूं ही पागल नहीं हुआ था, कोई ना कोई वजह जरूर थी। कुछ देर उसके चिल्लाने की आवाजें और रोने की आवाजें आती रहीं, मगर धीरे धीरे आवाज बंद हो चुकी थी। एकदम सन्नाटा छा चुका था। मैं अपनी सास के कमरे में अपना दिल थामे बैठी हुई थी। मेरी सास रोहन के ही कमरे में थी। कुछ देर के बाद वह आई, कहने लगी, अब वह सो गया है, उठेगा तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, मम्मी जी, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है? वह बार बार ये क्यों कहता है कि उसके साथ जो कुछ हुआ है उसके बेटे के साथ भी होगा? आखिर उसके साथ क्या हुआ है, आप मुझे बता दें। यह सुनकर मेरी सास रोने लगी। क्या बताऊं तुम्हें? मैंने कहा, जो भी रोहन के साथ हुआ है मुझे सच्चाई बताएं। मेरी सास कहने लगी है, वह नया नया कॉलेज गया तो कॉलेज में बड़ी पार्टीवादी चल रही थी। लड़कों के अलग अलग गिरोह बने हुए थे। इलेक्शन जारी थी, इसलिए हर पार्टी के लड़के दूसरे लड़कों से यही कहते थे कि वह उनकी पार्टी को वोट दे। यह शुरू से ही गुस्से का तेज था। उसे भी एक गिरोह ने बोला तो कहने लगा कि वह हक मुझे हासिल है, जो मुझे ठीक लगेगा मैं उसी को वोट दूंगा। लड़के कहने लगे, अगर तुमने हमारी पार्टी को वोट ना दिया तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर देंगे। इसी बात पर उनकी बहस हुई और रोहन उन लड़कों को मारना शुरू कर दिया। खुद भी जख्मी हुआ था, लेकिन बात वहीं शांत हो गई थी। लेकिन कुछ दिन बाद कॉलेज गया तो वापस नहीं आया। 2 दिन यूं ही गुजर गए थे। हम बहुत परेशान थे कि आखिर वह गया तो गया कहाँ। हर जगह हमने उसे ढूंढ लिया था, लेकिन वह नहीं मिला। 2 दिन हम पर कयामत बनाकर टूटे थे। उसके बाद जख्मी हालत में वह हमें दरवाजे के पास ही मिला था। बुखार में तप रहा था, मुंह में न जाने क्या क्या बड़बड़ाता जा रहा था। हम उसे अस्पताल लेकर ले गए। उसके दिमाग पर न जाने किस बात का बहुत बड़ा सदमा था। उस वक्त तो मेरा बेटा हर चीज से डरता था, घबराता था, यहां तक कि अपने भाइयों और बाप को देखकर भी चीखने चिल्लाने लगता था। लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ हुआ क्या है, क्योंकि जाहिर में वह ठीक था। फिर जब उसे एक दिमागी डॉक्टर को दिखाया तो हमें मालूम हुआ कि उसके साथ क्या जुल्म हुआ था। यह कहकर मेरी सास चुप हो गई। मैंने कहा, बताएं ना मम्मी जी, क्या हुआ था रोहन के साथ? वह रोने लगी, कहने लगी, जिन लड़कों से उसकी लड़ाई हुई थी उन्होंने कॉलेज के कमरे में ले जाकर मेरे बच्चे के साथ जुल्म किया था। 2 दिन तक उसे अपनी हवस का निशाना बनाते रहे थे। मेरा बेटा तो 12वीं क्लास में था। उसकी उम्र अभी इतनी ज्यादा नहीं थी, उसका तो इन बातों की तरफ ध्यान तक न था। इसलिए इन बातों ने और इस तरह के जुल्म ने मेरे बेटे के जिस्मानी घाव के साथ साथ उसके दिमाग को भी घायल करके रख दिया था। उसका कोई भाई उसका हाथ पकड़ लेता तो वह समझता कि शायद मेरा भाई भी मेरे साथ अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। वह यूं डरता जैसे कि लड़की हो। उसका इलाज हम कब से करवा रहे हैं और बहुत चाहा कि वह अपने आगे की पढ़ाई कर ले, लेकिन वह किताब को हाथ भी ना लग सका। कॉलेज के नाम पर रोने लगता था, कहता था कॉलेज नहीं जाऊंगा। उसके पापा उसे दुकान पर ले जाने लगे, लेकिन वहां भी उसका यही हाल था। उसको हर चलता फिरता लड़का जो उसकी तरफ एक नजर भी देखता, उसे लगता वह उसे अपनी हवस के लिए देख रहा है, ताकि उसके साथ जुल्म कर सके। वह दुकान पर भी चीखने चिल्लाने लगता, डरकर अपने पापा के पीछे छुप जाता और इसीलिए घर पर रहने लगा। हम इसका इलाज डॉक्टर से करवा रहे हैं,
डॉक्टर कहते हैं शादी हो गई तो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, मम्मी जी, कितने सालों से वह इस बीमारी में गिरा है और आपने हमें बताने की भी कोशिश नहीं की। मेरी सास कहने लगी, लेकिन मैं क्यों बताती? किसी को मेरे बेटे में कोई ऐब थोड़ी है, उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने कहा, लेकिन फिर भी। वह कहने लगी, बस मेरे बेटे को इल्जाम मत दो। तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारा ध्यान पाकर ठीक हो जाएगा। मैं ये सोच रही थी कि उसको मेरी कौन सी तवज्जो और मोहब्बत चाहिए। वह आदमी तो मेरी सुनता ही नहीं था। अब मैं समझ गई थी उसके अंदर जुनून और दर्द देने की वजह क्या है, क्योंकि उसने मर्दों से दर्द सहा था और उस चीज का बदला वो मेरे शरीर को नोच नोच कर लेता था। मेरा रोना, दबी दबी चीखें उसे सुकून देती थीं। मेरे आंसू देखकर वह पागल हो जाता था, कहता था, मोहब्बत दर्द सहने का नाम है और मेरी मोहब्बत पर जब तुम रोती हो तो और भी प्यारी लगती हो। मैं उसके सामने जब हाथ जोड़ देती थी कि भगवान के लिए रोहन मेरे हाल पर दया करो। यह भी सच है, वह मुझसे मोहब्बत करता था। अगर मैं उसे नजर न आती तो पूरा घर सर पर उठा लेता था, लेकिन मुझे भी चैन से जीने नहीं देता था। मैं जिस बात से मना करती वह वही काम करता। मैं एक जीती जागती इंसान थी। एक दिमागी मरीज के जुनून का निशाना कब तक बन सकती थी? मैं जब एक बेटे को जन्म दिया तो सब खुश थे, सिवाय रोहन के। उसकी हालत अजीब थी। कहता था, ये बड़ा होकर मुझ जैसा हो जाएगा, इसकी शक्ल भी मेरे जैसी है, नसीब भी मेरे जैसा होगा, मैं इसे अभी गला घोंट कर मार डालूंगा। बड़ी मुश्किल से मेरे दोनों जेठ ने उसे संभाला था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। रोहन का जुनून ठीक होने के बजाय बढ़ता जा रहा था। 8 दिन से उसे अलग कमरे में बंद किया गया था, लेकिन वह मुझे ही पुकारता रहता। कहता, मेरी प्रिया को मेरे पास ले आओ। मैं अब उसे कुछ नहीं कहूंगा। मुझे मेरी प्रिया के पास जाना है। वह मुझसे मोहब्बत भी करता था, मुझे दर्द भी देता था। वो दरवाज़ा जोर जोर से पीट रहा था। दरवाज़ा खोल दो, मुझे प्रिया के पास जाना है। मैं इस कमरे में घुट घुट के मरना नहीं चाहता। मुझे उसकी हालत पर तरस भी आता था। 8 दिन बाद मैं ही उसके कमरे में खाना लेकर गई थी, वरना मेरे जेठ ही लेकर जाते थे तो वह चीजें पटकने लगता था। कहता था, प्रिया को बुलाओ, मुझे उसे देखना है, मुझे उससे बातें करनी है। मैं जब तक प्रिया को नहीं देख लूंगा मैं खाना नहीं खाऊं। और जब मैं उसके कमरे में खाना लेकर गई तो उसकी हालत देखकर मेरे आंसू बहने लगे थे। मेरे दोनों जेठों ने उसे कुर्सी पर बंद रखा था, क्योंकि जब वह बेकाबू होता था तो वह अपने भाइयों को भी मारता पीटता था। वह मुश्किल से उसे संभालते थे। उसकी रंगत पीली पड़ चुकी थी, रो रो कर आंखें लाल थीं। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। कहने लगा, आ गई तुम, मेरा ख्याल आ गया तुम्हें। तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, इधर मेरे पास आओ। मैं डरते डरते उसके पास आई थी। अपने हाथों से रोटी का निवाला बनाकर उसके मुंह के करीब ले गई। वह कहने लगा, मेरे हाथ खोलो, मुझे दर्द हो रहा है। मेरे बड़े भाई बहुत बुरे हैं। देखो कितनी कस के रस्सी बांधी है। देखो मेरे हाथ जख्मी हो गए हैं। लेकिन मेरे जेठ ने मुझे मना कर दिया कि इसके हाथ ना खोलूं, वरना यह काबू से बाहर हो जाएगा। मैंने कहा, पहले आप खाना खा लें, फिर मैं आपके हाथ खोल दूंगी। उसने मेरे हाथ से खाना खाया तो कहने लगा, मेरे करीब आओ। मैं उसके पास भी गई। कहने लगा, मेरे पास बैठी रहो, कहीं मत जाओ। मैं उसकी आंखों से बहने वाले आंसू अपने हाथों से साफ किए थे, उसके बिखरे बालों को सही किया था। कहने लगा, भगवान के लिए मेरे हाथों को खोल दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तुम मेरी पत्नी हो, मैं बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे। तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मेरे हाथ खोल दो। मैं उसके हाथों की रस्सियां खोल दी। खुद को आजाद पाकर उसने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया, अपने सीने से लगाकर जोर से दबोचा था, इतनी जोर से कि मैं सांस नहीं ले पा रही थी, क्योंकि उसकी यही तो मोहब्बत थी, दर्द देने वाली। कहने लगा, मेरा बस चले तो मैं तुम्हें अपने अंदर समेट लूं। इतनी मोहब्बत करता हूं तुमसे, फिर भी तुम मुझसे दूर भागती हो। उसने अपने दोनों हाथों से मेरे चेहरे को भर लिया। कहने लगा, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? मैंने नामे सिर हिला दिया। मैंने कहा, मैं कहाँ जा सकती हूँ? कहीं भी तो नहीं। फिर अपना मुंह मेरे गर्दन के पास ले गया। उसके बाद मेरी चीख इस कदर तेज थी कि मेरे ससुराल वाले इकट्ठे हो गए। इस बार उसने मेरी गर्दन पर इतनी जोर से काटा था कि खून निकलने लगा था। उस पर जुनून इस कदर बढ़ चुका था कि सबके छुड़ाने पर भी वह मुझे छोड़ नहीं रहा था। कहने लगा,
जाओ यहाँ से। मुझे अपने पागलपन को उस लड़की पर ही उतरना है। यह मेरी पत्नी है। इसे मुझसे दूर रखोगे तो मुझे जब जब मौका मिलेगा मैं इसे अपने जुनून का निशान बनाऊंगा। मेरे जेठ ने उसके हाथ पर टीका लगाया था। शायद नींद का इंजेक्शन था। कुछ ही देर में वह बेहोश हो चुका था। मेरी जान उसे आजाद हुई थी। मेरे जेठ मुझे डांटने लगे कि तुमने उसकी रस्सियां क्यों खोली। मैं दोबारा रोहन के कमरे में नहीं गई थी। लेकिन एक रात मेरे कमरे पर दस्तक हुई। मैं हैरान थी कि इस वक्त कौन हो सकता है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो रोहन था। न जाने कैसे वह अपने कमरे से निकल आया था। मेरे बेड पर मेरे बेटे को लेटे देखा तो उसकी तरफ आ गया। कहने लगे, अभी तक जिंदा है, तुमने इसे नहीं मारा। तुम जानती हो ना, ये मेरा बेटा मेरे जैसा ही निकलेगा। मैंने कहा, रोहन, जाओ यहां से। तुम यहां क्या करने आए हो? लेकिन मेरी जान उस वक्त निकली जब उसने मेरे बेटे का गला दबाना शुरू कर दिया। मैं चीखने चिल्लाने लगी, उसे पीछे करने लगी। लेकिन जब तक सब लोग कमरे में आते मेरा बेटा मर चुका था। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, यह कातिल है, इंसान नहीं है भगवान के लिए। इसे पागल खाने भेज दो। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसने मेरे बच्चे को मार दिया। लेकिन अब भी मेरी सांस की यही रट थी। कहने लगी, मेरा बेटा पागल नहीं है, बस दिमागी डिप्रेशन का शिकार है। उसे कोई भी पुलिस स्टेशन लेकर नहीं जाएगा। कोई भी इसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं करेगा। बस यही कहेगा कि बच्चा खुद अपनी मौत मर गया है। मैंने अपने बेटे को अपने सीने से लगा रखा था। अगले ही पल मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा बेटा सांस ले रहा है। मैं तो जैसे पागल सी हो गई थी। मैंने चीख चीख कर सबको बताया कि मेरा बेटा जिंदा है, जल्दी से अस्पताल ले चले। हम सब उसे अस्पताल लेकर भागे थे। जैसे तैसे मेरे बेटे की जान बचा ली गई थी। लेकिन रोहन को किसी ने नहीं बताया था कि तुम्हारा बेटा जिंदा बच चुका है। मेरे पास अब कोई चारा नहीं था। या तो रोहन से तलाक लेकर चली जाती, या फिर रोहन को किसी न किसी तरह मुझे ठीक करना था। मैंने एक चांस और लेना चाहा रोहन को ठीक करने का। मैंने एक बेजान गुड्डे को सफेद कफन में लपेटकर रोहन के हाथ में दे दिया। मैंने कहा, ये लो रोहन, तुम्हारा बेटा मर चुका है। जाओ जाकर इसे दफना दो। आज तुम्हारे अंदर के जानवर को सुकून मिल जाएगा कि तुमने खुद अपने बेटे को अपने हाथों से मार दिया। सफेद कफन में लिपटे बेजान गुड्डे को देखकर रोहन के हाथ कुछ पल के लिए कांपे थे। उसके चेहरे पर दर्द सिमट आया था। मैंने कहा, जाओ रोहन, यह किस्सा पूरी तरह खत्म कर दो। चाहो तो मेरे साथ भी यही सब कुछ कर सकते हो जो अपने बेटे के साथ किया है। मुझे भी मेरे बेटे के साथ खत्म कर दो। मेरे जेठ मेरी इस काम में शामिल थे। वह रोहन को लेकर मेरे बच्चे को दफनाने के लिए चल पड़े। और जब बच्चे को दफनाने के लिए मेरे जेठ ने उसे मिट्टी में रखा तो रोहन चीखने लगा था, चिल्लाने लगा था, जोर जोर से रो रहा था। मेरा बेटा नहीं मर सकता। ये मेरा बेटा है, मेरा खून है। ये कैसे हो सकता है? मेरे जेठ ने कहा, खुद तुमने अपने ही हाथों से मारा है और अब तुम्हें किस बात का दुख है? इतनी देर में उस बेजान गुड्डे को मेरे जेठ जमीन के अंदर दफना चुके थे। लेकिन रोहन पर तो पागलपन का दौरा सवार था। वह जल्दी जल्दी मिट्टी खोद रहा था। निकालो, मेरे बेटे को बाहर निकालो। पागलपन का दौरा पड़ते ही रोहन वहीं बेहोश होकर गिर चुका था। मेरे जेठ उसे लेकर अस्पताल गए थे। कुछ ही देर में उसे होश आ गया था। लेकिन अब वह रो रहा था, अपने बच्चों को पुकार रहा था। कुछ ही देर बाद मैं उसके सामने चली गई थी। मुझे देखकर वह रोने लगा। मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगा, हमारा बच्चा कहाँ है? मैंने कहा, रोहन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद हम रोहन को घर ले आए थे। उसकी नज़र में उसका बच्चा मर चुका था, इसलिए मैं अपने बच्चों को उसके सामने नहीं लाती थी। रोहन पहले से अब काफी बदल गया था। वह बिल्कुल चुप चुप रहने लगा था। मुझे कुछ भी नहीं कहता था। मेरी सारी बातें भी मान लेता था। बच्चे के मौत के सदमे ने उसके दिमाग पर काफी असर डाला था। पुराने सारे दर्द, सारे जख्म बच्चे की मौत के दर्द ने मिटा दिए थे। सच कहाँ है, किसी ने बच्चों की तकलीफ से बढ़कर कोई दर्द हो ही नहीं सकता। और शायद अपने बच्चे की मौत का दर्द उसके सारे दर्द और तकलीफों पर भारी था। वह हर वक्त अपने बच्चे को याद करके रोता रहता था। मेरी सास मेरे बच्चे का ख्याल रखती थी। एक दिन जब मेरा बच्चा रोया तो उसके रोने की आवाज रोहन के कानों में पड़ी थी। वह एकदम उठकर बैठ गया। कहने लगा, प्रिया, देखो, मेरा बच्चा रो रहा है। मैंने कहा, रोहन, तुम्हारा बच्चा नहीं, तुम्हें याद है ना, तुमने अपने बच्चे को खुद अपने हाथों से मारा था।
वह अपने हाथों को देखने लगा और अपने हाथों को जोर जोर से बेड के क्राउन से मरने लगा। कहने लगा, मुझे भी मर जाना चाहिए, मैं जिंदा क्यों हूं? अगले ही पल मेरे बच्चे के रोने की आवाज फिर से रोहन के कानों में आई थी। इस बार वो खुद को रोक नहीं पाया। आवाज सुनकर वह कमरे से बाहर भागा था और अपनी मां के कमरे में पहुंच गया। मेरी सास बच्चे को गोद में लेकर चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। उसने जब अपने बच्चे को देखा तो एकदम से दीवाना सा हो गया था। मेरे जेठ जेठानियां भी कमरे में आ चुके थे। हम सब लोग डरे सहमे खड़े थे कि कहीं रोहन फिर से बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन रोहन अपने बच्चों को गोद में लेकर उसे बेतहाशा चूमने लगा, अपने सीने से लगा लिया। कहने लगा, मुझे पता था मेरा बच्चा मर नहीं सकता, मेरा बच्चा जिंदा है। वह रो रहा था। अब उससे छुपाना बेकार था कि उसका बच्चा मर चुका है। मैं अपने बच्चे को लेकर अब अपने कमरे में ही रहने लगी थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज्यादा डर लगा रहता था कि कहीं रोहन बच्चे को फिर से नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन अब रोहन बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। हर वक्त उसे गोद में लिए उसे चूमता रहता, उसे प्यार करता। मुझसे भी अब बहुत ही प्यार मोहब्बत से पेश आता था। बच्चे की मोहब्बत ने रोहन को बिल्कुल बदल कर रख दिया था। आज मेरा बेटा 3 साल का हो चुका है। रोहन अपने पिछले सारे दुखों को भूल गया है और वह अपने बच्चे की परवरिश में पूरे दिल से लग चुका है। मेरा भी बहुत ख्याल रखता है। दोस्तों, यह एक सच्चा हादसा है जो मैंने आप लोगों को सुनाया है। आप लोगों से एक सवाल भी है, क्या इस तरह के दिमागी मरीज लोगों का इलाज शादी है? मेरी किस्मत अच्छी थी या फिर मेरे बच्चे की किस्मत थी कि वह बच गया था और रोहन भी ठीक हो गया था? लेकिन बहुत सारे केस होते हैं जहां इस तरह के पेशेंट ठीक नहीं होते और ऐसे में लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आप लोगों से बस एक ही सवाल है, क्या ऐसे लोगों की शादी करनी चाहिए? क्या शादी के बाद ऐसे लोग ठीक हो जाते हैं? जब ऐसे बिगड़े हुए लड़के, जिन्हें उनके माँ बाप ही उन्हें ना सुधर सके हों, और उसे किसी और की जिंदगी में शामिल कर देना चाहिए, ये सोचकर कि शादी होगी तो वह लड़का ठीक हो जाएगा। भगवान के लिए दूसरे की बेटियों के साथ यह घिनौना खेल खेलना छोड़ दें। अपने बेटा की परवरिश अच्छी करें ताकि आने वाली आपको दुआएं दे, बद्दुआएं नहीं। जैसे कि एक लड़की की परवरिश बहुत अहमियत रखती है, ऐसे ही लड़कों की परवरिश भी बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि उन्होंने भी दूसरे की बेटी के साथ जिंदगी गुजारनी होती है। इसलिए पराई बेटी पर जुल्म ना करें। पहले अपने बेटों को सुधारें, फिर किसी की बेटी के साथ उनकी शादी करें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।